नमस्कार। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने फैंस को धोखा क्यों दिया? विधानसभा चुनाव हो चुकने और तमिलनाडु के नेतृत्व की बागडोर करुणानिधि के बेटे स्टालिन के हाथों में सौंप दिए जाने के बाद भी यह सवाल तमिलनाडु की हवा में है। नए मुख्यमंत्री स्टालिन तमिलनाडु के सबसे ताकतवर नेता करुणानिधि की वंशवेल हैं। करुणानिधि कभी तमिल जनता की सबसे मजबूत आवाज हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन पर वंशवेल को आगे बढ़ाने का आरोप लगा। यह आरोप गलत भी नहीं था। दूसरी तरफ करुणानिधि के विरोधी एमजीआर के उत्तराधिकार बनकर राजनीति में आई जयललिता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। जयललिता इस आरोप में जेल तक गईं। एक नेता वंशवाद में डूबा हुआ और दूसरा भ्रष्टाचार में। ऐसे में तमिलनाडु की पब्लिक इन दोनों से अलग कोई तीसरा विकल्प खोज रही थी। फिल्म स्टार्स को अपने राज्य की बागडोर सौंपने के लिए मशहूर तमिलनाडु की पब्लिक रजनीकांत की तरफ बड़े हसरत और उम्मीद से देख रही थी। रजनीकांत ने लंबे इंतजार के बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के साथ उतरने की बात भी कही, लेकिन चुनावी प्रक्रिया शुरू होते ही चुनावी राजनीति में नहीं उतरने का ऐलान कर दिया। कहा कि उम्र हो गई है, सेहत ठीक नहीं है, कोरोना पॉजिटिव भी हो गए हैं। ऐसे में चुनाव मैदान में उतरना, रैलियां करना संभव नहीं है। हालांकि उनके विरोधियों ने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन तमिल सिनेमा के दर्शक और आम नागरिक जो उनसे राजनीतिक नेतृत्व की उम्मीद किए बैठे थे, वे ठगे महसूस कर रहे हैं। रजनीकांत ने राजनीति में आने का संदेश पहली बार साल 1996 में दिया था, जब उनकी लोकप्रियता प्रदेश में शिखर पर थी और पब्लिक जयललिता के भ्रष्टाचार से त्रस्त थी। जयललिता उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थी और उनके दत्तक पुत्र वीएन सुधाकरन के विवाह समारोह में बेहिसाब खर्च देश भर की सुर्खियों में था। रजनीकांत ने तब खुलकर कहा था कि सरकार में बहुत भ्रष्टाचार है और इस तरह की सरकार को सत्ता में नहीं होना चाहिए। पब्लिक को लगा था रजनीकांत एमजीआर की तरह राजनीति में आएंगे, लेकिन रजनीकांत ने खुद को नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने के बजाय करुणानिधि की पार्टी डीएमके और उनके गठबंधन का समर्थन कर दिया। गठबंधन को विधानसभा चुनाव में शानदार जीत मिली। कहा जाता है कि इस जीत में रजनीकांत के खुले समर्थन का अहम रोल था। उनके फैंस ने वोटिंग के दौरान डीएमके गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में काम किया। विश्लेषक मानते हैं रजनीकांत का यह फैसला गलत था। वो सही अवसर था जब करुणानिधि और जयललिता दोनों से प्रदेश को मुक्ति मिल जाती। फैंस को भी भारी निराशा हुई। किसी ने रजनीकांत के खिलाफ प्रदर्शन तो नहीं किया, लेकिन रजनीकांत से जो उम्मीद थी वो दरक गई और इसी का नतीजा रहा कि 2 साल बाद यानी 1998 के लोकसभा चुनाव में रजनीकांत का करिश्मा डीएमके गठबंधन के काम नहीं आया। रजनीकांत के समर्थन के बाद भी जयललिता की पार्टी को भारी जीत मिली। इस चुनाव में पहली बार रजनीकांत को एहसास हुआ कि उनका जादू फिल्मों के पर्दे पर भले बरकरार है, लेकिन चुनावी राजनीति की जमीन पर चकनाचूर हो गया है। ऐसा होना अप्रत्याशित नहीं था। रजनीकांत ने जनता का विश्वास अपने ढुलमुल फैसले की वजह से खोया। दरअसल रजनीकांत से चूक तभी हो गई थी जब 96 के चुनाव में खुद मैदान में उतरने के बजाय डीएमके गठबंधन को समर्थन दिया था। फिर 2002 में कावेरी जल विवाद को लेकर उन पर चुप रहने के आरोप लगे। कुछ राजनीतिक दलों ने कहा कि वे चूंकि कर्नाटक के रहने वाले हैं, इसलिए इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे। रजनीकांत पर यह पहला खुला राजनीतिक हमला था। रजनीकांत ने इस आरोप का कोई राजनीतिक जवाब तो नहीं दिया, लेकिन तमिल फिल्म इंडस्ट्री की ओर से आयोजित भूख हड़ताल में वो शामिल हुए और जताया कि वह तमिल भावना के साथ हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी ओर से 1 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा भी की थी, लेकिन यह भी तमिल पब्लिक के लिए निराशाजनक ही था। फिर 2004 में रजनीकांत की बहुचर्चित फिल्म बाबा जब रिलीज हुई तो पीएमके ने इस फिल्म को दिखाए जाने का विरोध किया। कई जगहों पर पीएमके पार्टी के समर्थकों और रजनीकांत के फैंस के बीच झड़पें हुई। उसके बाद रजनीकांत ने अपने फैंस के साथ बैठक की और पीएमके के खिलाफ वोट डालने का निर्देश दिया, लेकिन चुनाव परिणाम जब आए तो इस निर्देश का कोई असर हुआ हो ऐसा दिखा नहीं, क्योंकि पीएमके उम्मीदवार चुनाव में जीत गए। यही वो असल घटना है जब रजनीकांत को समझ में आ गया कि राजनीति में दखल देने से नहीं बचे तो फिल्म का करियर भी संकट में आ जाएगा। इसके बाद उन्होंने राजनीतिक बयानबाजी से बचना शुरू कर दिया। हालांकि हर चुनाव के वक्त मीडिया ने उनसे सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने कभी सीधा जवाब नहीं दिया। इस उदासीनता से राजनीतिकों के साथ साथ फैंस को भी एहसास हो गया कि रजनीकांत अब राजनीति में नहीं आएंगे और अगर आए भी तो कुछ खास नहीं कर पाएंगे।
फिर साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के घोषित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद रजनीकांत ने मोदी के समर्थन में बयान देकर रही सही इज्जत भी खत्म कर दी। रजनीकांत ने कहा था, मोदी एक ग्रेट लीडर और अच्छे प्रशासक हैं। मैं उन्हें चुनाव में सफल होने के लिए शुभकामना देता हूं। इस बात का भी उनके फैंस पर नकारात्मक असर पड़ा। तमिलनाडु की राजनीतिक जमीन पिछले 50-55 सालों से हिंदी विरोध और ब्राह्मणवाद विरोध के खाद पानी से उर्वर है। यही कारण है आजादी के 17 साल बाद तक शासन करने के बाद भी 1967 में जो कांग्रेस उखड़ी तो आज तक जम नहीं पाई। 1967 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार अन्नादुराई के नेतृत्व में बनी थी। अन्नादुराई ब्राह्मण विरोध के सबसे ताकतवर हस्ताक्षर पेरियार के अनुयायी थे और उस विचार को धरातल पर लाने वाले सबसे प्रभावी राजनीतिक शख्सियत भी। अन्नादुराई के बाद उनके उत्तराधिकारी करुणानिधि ने भी उस विचार को जारी रखा और अपनी राजनीतिक जमीन को कभी कमजोर नहीं होने दिया। यहां तक कि करुणानिधि के राजनीतिक सहयोगी और दोस्त एक्टर एमजी रामचंद्रन से जब उनका मतभेद और टकराव हुआ तो भी रामचंद्रन ने पेरियार और अन्नादुराई के विचार और राजनीतिक जमीन को ही आगे बढ़ाया और रामचंद्रन जीवन पर्यंत करुणानिधि पर भारी पड़े। एमजी रामचंद्रन की मृत्यु के बाद करुणानिधि ने एमजी रामचंद्रन की पत्नी जानकी और कथित प्रेमिका जयललिता के उत्तराधिकार को लेकर झगड़े की वजह से सत्ता पर जरूर वापसी कर ली, लेकिन बहुत जल्द जयललिता ने खुद को एमजी रामचंद्रन का वास्तविक उत्तराधिकार साबित कर करुणानिधि से सत्ता छीन भी ली। बाद में करुणानिधि और जयललिता सिक्के के दो पहलू की तरह तमिलनाडु के राजनीतिक आसमान पर जलते बुझते रहे। करुणानिधि पर वंशवाद के आरोप लगे तो जयललिता पर भ्रष्टाचार के। ऐसे में तमिल जनता को भरोसा था कि कोई तीसरा विकल्प आएगा और यह विकल्प वह रजनीकांत में तलाश रहे थे। लेकिन रजनीकांत ने मोदी में अपना समर्थन जताकर उस विकल्प की उम्मीद को धराशायी कर दिया। फैंस जो पढ़े लिखे थे, बीजेपी की राजनीति को जानते थे, उन्होंने समझ लिया कि रजनीकांत के पास तमिल राजनीति को नई जमीन, नई दिशा और नई गति देने की न तो कोई दृष्टि है और न ही चाहत। साल 2019 में जब रजनीकांत से उनके राजनीतिक समर्थन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं और उनका फैन क्लब इस चुनाव में नहीं लड़ेगा। यह आम पब्लिक के लिए भले ही पहले जैसा था, लेकिन समझदारों के लिए संकेत साफ था कि वह बीजेपी की राजनीतिक जमीन के लिए संभावना तलाशने का इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने चालाकी भरा स्टेटमेंट दिया, 2021 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सतह पर उन्होंने कभी कोई गंभीरता नहीं दिखाई। यहां तक कि कमल हासन के साथ आने की गुजारिश को भी कोई तवज्जो नहीं दिया। कई लोगों का कहना है वजह रही दोनों की वैचारिक जमीन में अंतर। कमल हासन डीएमके और वामपंथी सोच के करीब दिखते हैं, जबकि रजनीकांत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और बीजेपी और संघ के सोच और ख्याल उनके भीतर चलता है। अंदाजा रजनीकांत के इस स्टेटमेंट से भी लगा सकते हैं कि एक समारोह में उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तुलना कृष्ण और अर्जुन से कर दी थी। आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल उभर रहे होंगे कि ऐसा था तो उन्होंने बीजेपी को ही क्यों नहीं ज्वाइन कर दिया। तमिलनाडु में मजबूत आधार तलाश रही बीजेपी जरूर उन्हें अपना स्टेट अध्यक्ष बना देती और संभव था कि केंद्र में भी कोई बड़ा पद देती। कई लोग रजनीकांत की तुलना एमजीआर से करते वक्त यह भूल जाते हैं कि एमजीआर सीधे पार्टी लेकर सिनेमा से राजनीति के मैदान में नहीं उतरे थे, बल्कि वह शुरुआत में करुणानिधि की पार्टी में सक्रिय भूमिका में थे। फिर जब करुणानिधि से उनका मतभेद हुआ तो उन्होंने राजनीतिक और सिनेमाई दोनों दुनिया के प्रशंसकों को बड़ी सूझबूझ के साथ एक माला में पिरोया था। रजनीकांत यहाँ एमजीआर से अलग थे। सिनेमाई करिश्मा जरूर एमजीआर के करीब हो, लेकिन राजनीतिक जमीन पर वह बेहद कमजोर थे। इसलिए हमेशा दुविधा में रहे कि कहीं ऐसा न हो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। राजनीति में बेड़ा गर्क हो ही सिनेमा की बनी इमेज भी मैली न हो जाए, और यही दुविधा रजनीकांत को बार बार राजनीति में सीधे उतरने से रोकती रही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।